विवेचना में आज कहानी सोवियत तानाशाह स्टालिन के अंत की। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। 21 दिसंबर 1952 को अपने जन्मदिन पर स्टालिन ने अपने बिल्जनाया डाचा में एक बर्थडे पार्टी दी थी। स्टालिन के तमाम करीबी लोग उसमें आमंत्रित थे। ग्रामोफोन पर लोक संगीत और डांस के गाने चल रहे थे। डिस्क का चयन खुद स्टालिन अपनी देखरेख में करवा रहे थे। वहां कम से कम 2 मेहमान ऐसे थे जिन्हें ये सब रास नहीं आ रहा था। उनमें से एक थे निकिता ख्रुश्चेव, जिन्हें नाचने से नफरत थी। उन्हें छेड़ने के लिए स्टालिन ने उनसे यूक्रेन का गोपाक डांस करने के लिए कहा। स्टालिन खुद कभी डांस के स्टेप्स पर महारत नहीं हासिल कर पाए, इसलिए उन्हें दूसरों से डांस करवाकर उन्हें परेशान करने में बहुत मजा आता था, खासकर दूसरा जब डांस में अनाड़ी हो। दूसरी महिला जिसे वो शाम बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, वो थी स्टालिन की बेटी स्वेतलाना अलीलिएवा। उस समय वो 26 साल की थी, लेकिन तब तक उनका 2 बार तलाक हो चुका था। स्वेतलाना को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसे कुछ करने का हुक्म दे। जब स्टालिन ने उसके साथ डांस करने की इच्छा जताई तो उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। स्टालिन इस इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी बेटी के बाल पकड़े और उसे लगभग खींचते हुए आगे ले आए। स्वेतलाना का चेहरा इस अपमान से लाल हो गया और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। निकिता ख्रुश्चेव अपनी आत्मकथा ख्रुश्चेव रिमेंबर्स में लिखते हैं, स्टालिन ने इतना पाशविक व्यवहार इसलिए नहीं किया था कि वो स्वेतलाना को कोई तकलीफ पहुंचाना चाहते थे। असल में ये उनका स्वेतलाना के लिए स्नेह दिखाने का तरीका था, लेकिन दूसरों को लग रहा था कि वो उनके साथ ज्यादती कर रहे थे। लेकिन स्टालिन अक्सर इस तरह की हरकतें करते रहते थे। 2 महीने बाद 28 फरवरी को स्टालिन ने अपने डाचा पर अपने 4 वरिष्ठ सहयोगियों जॉर्जी मेलेनकोव, बेरिया ख्रुश्चेव और बुल्गानिन को एक फिल्म देखने के लिए बुलाया। फिल्म देखने के बाद सबके लिए बहुत अच्छा खाना और शराब परोसी गई। पार्टी प्रेसिडियम के सदस्यों ने जानबूझकर कोई ऐसी बात नहीं की जो स्टालिन को नागवार गुजरे। पार्टी 1 मार्च को सुबह 4 बजे समाप्त हुई। किसी को जरा भी आभास नहीं मिला कि स्टालिन की तबीयत नासाज है। बाद में ख्रुश्चेव ने लिखा कि हम सभी स्टालिन को भला चंगा छोड़कर आए थे। वो हमसे मजाक कर रहे थे और बार बार मेरे पेट में अपनी उंगलियां घुसा रहे थे। वो जानबूझकर यूक्रेनियन लहजे में मुझे मिकिता कहकर पुकार रहे थे। स्टालिन ने अपने अंगरक्षकों को निर्देश दिए कि अब वो सोने जा रहे हैं। उनके एक अंगरक्षक पावेल लोस्गाचेव ने उनके जीवनीकार एडवर्ड राजसिंस्की को बताया कि स्टालिन ने हमसे कहा कि कोई उनके कमरे में तब तक न आए जब तक वो उन्हें खुद न बुलाए। स्टालिन के एक और जीवनीकार रॉबर्ट सर्विस लिखते हैं, 1 मार्च को पूरे दिन स्टालिन के कमरे से कोई आवाज नहीं आई। वहां हर अंगरक्षक की शिफ्ट 2 घंटे की हुआ करती थी। इसके बाद वो 2 घंटे आराम करता था और फिर शिफ्ट पर आ जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि गार्ड हमेशा मुस्तैद रहें और उनमें सुस्ती ना आए। स्टालिन की आदत थी कि जब वो सुबह सोकर उठते थे तो वो नींबू की फांक के साथ चाय का एक कप मांगते थे। उनके एक अंगरक्षक मार्शल अलेक्जेंडर योगोरोव ने बाद में बताया कि हम सब लोग थोड़े परेशान हो गए क्योंकि पूरे दिन स्टालिन ने चाय का कप नहीं मांगा। कुछ लोगों ने समझा कि वो चाय इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने थर्मस में रखी चाय पी ली है।
शाम 6:30 बजे डाचा की लाइट्स ऑन कर दी गई, लेकिन स्टालिन तब भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। उन्होंने न तो खाना मंगवाया और न ही कुछ करने का आदेश दिया। रात 10 बजे मॉस्को से सेंट्रल कमेटी के दफ्तर से स्टालिन के लिए एक पैकेट आया। गार्डों ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद तय किया कि पावेल लोस्गाचेव उस पैकेट के साथ स्टालिन के शयन कक्ष में जाएंगे। जब पावेल शयन कक्ष में घुसे तो वहां का दृश्य देखकर वो भौंचक के रह गए। स्टालिन के जीवनीकार एडवर्ड राजसिंस्की लिखते हैं, स्टालिन जमीन पर गिरे हुए थे। उनका हाथ थोड़ा उठा हुआ था। वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुए थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने पाजामे में ही पेशाब कर दिया था। पास में ही प्रावदा अखबार और मिनरल वाटर की एक बोतल पड़ी हुई थी। गार्ड्स ने अनुमान लगाया कि जब स्टालिन ने लाइट चलाने की कोशिश की होगी तभी वो जमीन पर गिर पड़े होंगे। दिलचस्प बात यह थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद किसी ने भी डॉक्टर बुलाने की जहमत महसूस नहीं की। अंगरक्षकों ने गृह मंत्री सर्जेई इग्नातियेव को मॉस्को फोन मिलाया। इग्नातियेव ने मैलेनकोव और बेरिया को सूचित किया। बेरिया उस समय अपनी एक महिला मित्र के साथ एक डाचा में रात बिता रहे थे। वोल्कोगुनोव और राजजिंस्की दोनों स्टालिन की जीवनी में लिखते हैं कि बेरिया ने आदेश दिया कि कॉमरेड स्टालिन की बीमारी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया जाए। इस बीच स्टालिन के डाचा में मौजूद लोग ऊपर से निर्देशों का इंतजार करने लगे। उन्होंने बस इतना किया कि उन्होंने स्टालिन को जमीन से उठाकर दीवान पर लेटा दिया और उन्हें कंबल से ढक दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने स्टालिन को डाइनिंग हॉल में रखे दूसरे पलंग पर शिफ्ट कर दिया। सबसे पहले बेरिया और मैलेनकोव वहां पहुंचे। दिमित्री वोल्कोगुनोव स्टालिन की जीवनी स्टालिन ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी में लिखते हैं, मैलेनकोव ने अपने जूते उतारकर अपने हाथ में ले लिए क्योंकि वो स्टालिन के कमरे के चमकदार फर्श पर शोर कर रहे थे। वो और बेरिया स्टालिन के सामने खड़े ही थे कि स्टालिन जोर जोर से खर्राटे भरने लगे। डॉक्टर बुलाने के बजाय बेरिया ने गार्ड्स को हड़काते हुए कहा, तुम देख नहीं रहे कि कॉमरेड स्टालिन गहरी नींद सो रहे हैं? तुम सभी कमरे से बाहर निकलो ताकि बॉस आराम से सो सकें। स्वेतलाना को सुबह 10 बजे इसकी खबर मिली। उस समय वो फ्रेंच भाषा के अपने क्लास में थी। वोल्कोगुनोव लिखते हैं, 1953 की शुरुआत से ही स्टालिन कई बार बेहोश हुए थे और उनका रक्तचाप काफी बढ़ा हुआ पाया गया था। उन्होंने सिगरेट पीनी बंद कर दी थी, लेकिन आखिर तक उन्हें अपने डॉक्टरों पर विश्वास नहीं था और उनकी पूरी कोशिश होती थी कि उन्हें उनके डाचा से दूर रखा जाए। जब तक डॉक्टर वहां पहुंचे, स्टालिन को बीमार हुए 12 घंटे बीत चुके थे। उन्होंने स्टालिन को अपने ही मूत्र में सना हुआ पाया। उन्होंने उनके कपड़े उतारकर सिरके के सॉल्यूशन से उन्हें साफ किया। उसी समय स्टालिन को खून की उल्टी हुई। डॉक्टरों ने स्टालिन के फेफड़ों का एक्सरे लिया। जोनाथन ब्रेंट और व्लादिमीर नाइमोव अपनी किताब स्टालिन्स डॉक्टर्स प्लॉट में लिखते हैं, डॉक्टरों को जल्द ही स्टालिन की गंभीर हालत का अंदाजा हो गया। उनके शरीर के पूरे दाहिने हिस्से पर लकवा मार गया था। दोपहर से पहले उन्होंने उन्हें एनीमा देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता था कि इसका सकारात्मक परिणाम आना मुश्किल है। स्टालिन लगातार 3 दिनों तक इसी तरह मूर्छित स्थिति में रहे। इस बीच पार्टी के 2 नेता लगातार उनके बिस्तर के बगल में बैठे रहे। बेरिया और मैलेनकोव दिन में उनके साथ रहते और ख्रुश्चेव और बोल्गनिन रात में उनके बिस्तर के बगल में बैठते। 3 तारीख को डॉक्टरों ने कह दिया कि स्टालिन की हालत इतनी गंभीर है कि उन्हें कुछ भी हो सकता है। इस बीच 4 मार्च को सोवियत संघ के चोटी के नेताओं की बैठक हुई, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें बुरी खबर के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया था।
इस बैठक में बोल्गनिन के अलावा सभी नेता शामिल हुए। बोल्गनिन उस समय स्टालिन की तीमारदारी में लगे हुए थे। मेलेनकोव ने बताया कि स्टालिन की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। बेरिया ने प्रस्ताव रखा कि मेलेनकोव को तुरंत प्रभाव से स्टालिन की जगह ले लेनी चाहिए। इस पर आम सहमति हुई और बैठक समाप्त हो गई। लेकिन स्टालिन अभी मरे नहीं थे। प्रेसिडियम के सभी सदस्य उनके डाचा पहुंचे, जहां वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। वो अपने दीवान पर औंधे मुंह लेटे हुए थे और उनके करीबी साथी मन ही मन सोच रहे थे कि स्टालिन कभी उठ भी पाएंगे या नहीं। वो अभी भी उस शख्स से खौफ खा रहे थे जो आधा बेहोश था और मौत की घड़ियां गिन रहा था। इस बीच सबकी निगाहें बेरिया पर थी, जो स्टालिन का हाथ पकड़कर सबको ये आभास देने की कोशिश कर रहे थे कि वो ही स्टालिन के सबसे अधिक निकट है। बाद में स्टालिन की बेटी स्वेतलाना अलीलुएवा ने अपनी आत्मकथा 20 लेटर्स टू अ फ्रेंड में लिखा। उनका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। उनके होठ काले पड़ गए थे और उनका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। आखिरी क्षणों में उन्होंने अचानक अपनी आंख खोली और कमरे में मौजूद हर शख्स पर अपनी नजर दौड़ाई। उन्होंने अपना हाथ उठाया जैसे वो किसी की तरफ इशारा कर उसे श्राप देने की कोशिश कर रहे हों। अगले ही क्षण उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सुबह के 9:50 हुए थे। सभी नेता एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। ख्रुश्चेव ने स्वेतलाना को गले लगाकर अपनी संवेदना प्रकट की। सभी नौकरों और अंगरक्षकों को स्टालिन के अंतिम दर्शन की इजाजत दी गई। 2 दशकों तक रूस में स्टालिन को महानतम जीवित व्यक्ति माना जाता था। सोवियत संघ के नेतृत्व में तय किया कि उनके पार्थिव शरीर के साथ भी वही किया जाएगा जो स्टालिन ने 1924 में लेनिन के पार्थिव शरीर के साथ किया था। तय हुआ कि स्टालिन के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक लेप लगाया जाएगा। 9 मार्च 1953 को स्टालिन का अंतिम संस्कार किया गया। चीन के प्रधानमंत्री चू एन-लाई, कम्युनिस्ट नेता पाल्मेरो तोग्लियाती और मॉरिस थोरेस ने उनकी शव यात्रा में भाग लिया। स्टालिन के पुराने प्रतिद्वंदियों विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने शोक संदेश भेजे। कम्युनिस्ट देशों के समाचारों ने एक सुर में लिखा, इतिहास का एक कद्दावर पुरुष नहीं रहा। पश्चिम में प्रेस की प्रतिक्रिया मिली जुली थी। उन्होंने स्टालिन के मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों को याद करने के साथ साथ सोवियत संघ के आर्थिक कायापलट और हिटलर के खिलाफ उनके देश की जीत का पूरा श्रेय स्टालिन को दिया। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।